हेलो बच्चों, आई सेल्फ अभिषेक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम एसएएस एजुकेशन प्लाजा। कल हमारी बात कुलाम्स लॉ तक हो चुकी। कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन के नियम हमने पढ़ लिया था। आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आज हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मीन्स एक प्लेन में कई सारे चार्जेस अगर रखे होंगे तो उनके बीच में किसी एक टेस्ट चार्ज पर जो वो फोर्स लगाएंगे वो नेट फोर्स क्या होगा, ये हम आज निकालने वाले हैं। हमारा टॉपिक चलेगा बच्चे आज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिजिक्स में बेटा जहां जहां सुपरपोजिशन वर्ड यूज होता है, आपने 11th वेव्स चैप्टर में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा था। हम कुछ चीजों को एड अप कर रहे होते हैं। जहां जहां सुपरपोजिशन आता है वहां पर हम कुछ चीजों को ऐड कर रहे होते हैं। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं आज क्या करते हैं। हम एक प्लेन में कई सारे चार्जेस रखने वाले हैं और एक टेस्ट चार्ज रखने वाले हैं, और फिर हम देखेंगे टेस्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या लगने वाला है। टेस्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या लगेगा। हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहां पर हमने एक प्लेन लेना है। सबसे पहले एक हम एक्स बाई प्लेन बेटा मान रहे हैं, एक्स बाई प्लेन है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और इस प्लेन में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। लेट्स सी एक चार्ज हमारा Q1 है, एक चार्ज हमारा Q1 है और वो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R1 के साथ है। ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर R1 है। एक और चार्ज हमारा Q2 है, Q2 है, वो भी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R2 के साथ है। पोजीशन वेक्टर उसका R2 है। ऐसे ही इसमें और भी चार्जेस हैं, Q3, Q4, बहुत सारे चार्जेस हैं। हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं। हम एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं Q0। इसी सिस्टम में Q0 एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं और उसका पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से जो है वो है R0। एक टेस्ट चार्ज हम Q0 लेकर के आ रहे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ऑरिजिन से कितना है, R0। हमारा मोटिव ये है कि इसमें जो वेरियस चार्जेस थे Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn, ये सारे चार्जेस Q0 जो कि टेस्ट चार्ज है। बेटा जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव उसका नेचर है। ये चार्जेस भी हमारे पॉजिटिव थे, Q1 भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, Q2 भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये सारे चार्जेस मिलकर के इस पर कितना फोर्स लगाएंगे, हमारा वो मोटिव है निकालना। नेट फोर्स हम निकालना चाहते हैं टेस्ट चार्ज पर ड्यू टू वेरियस चार्जेस। Q1, Q2, Q3, Q4 इन सभी चार्जेस की वजह से Q0 पर टोटल फोर्स कितना होगा, हम वो निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से चलो हम ऐसा मानते हैं Q1 जो इस पर फोर्स लगाएगा, टेस्ट चार्ज का नेचर भी पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स होगा, और फोर्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, फोर्स की डायरेक्शन ये रहने वाली, ये रही फोर्स। Q1 की वजह से Q0 पर जो फोर्स लग रहा है मीन्स फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज 1, F01, F01 ये हो गया। सिमिलरली Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज भी Q0 पर एक फोर्स लगाएगा, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गई। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज सेकंड। हमने दोनों फोर्स निकाल लिए, F01, F02। हमें अगर नेट फोर्स निकालना है टेस्ट चार्ज पर, तो हम इन सारे फोर्सेस का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब भी हम कई सारे फोर्सेस को ऐड करते हैं तो हम उनका क्या कर रहे होते हैं, वेक्टर सम कर रहे होते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका भी मानना यही है, द नेट फोर्स ड्यू टू नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्जेस, कई सारे चार्जेस हैं, इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल forces on test charge due to various charges। कई सारे चार्जेस में रखे हुए हैं,
अगर हम टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स निकालना चाहेंगे, कई सारे सेवरल चार्जेस की वजह से Q1 Q2 Q3 Q4, इनकी वजह से अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहेंगे तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम वेक्टर सम करेंगे उन सभी फोर्सेस का जो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से Q नॉट पर लग रहे हैं। मींस F01, F02, F03, F04 अप टू F0n, इन सारे फोर्सेस का हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर सम करने वाले हैं। अगर हम वेक्टर सम कर लेते हैं तो हम क्या निकाल पाएंगे बच्चे, तो हम निकाल पाएंगे टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स निकाल पाएंगे। और यही मोटिव है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, कूलम्ब्स लॉ पर ही बेस्ड है। मींस नेट फोर्स अगर हम टेस्ट चार्ज पर निकालना चाहते हैं, एफ नॉट निकालना चाहते हैं ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस, वो हमारा क्या आ जाएगा, या हम इसको एफ नेट लिख सकते हैं, फोर्स नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज सेकेंड प्लस डॉट 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 अप टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू एन चार्ज। हम ऐसा मानते हैं इसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, 3 4 5 अप टू एन नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। तो टेस्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा, हम सारे फोर्सेस को क्या कर दें, एड अप कर दें। F01, F02, अगर कोई थर्ड चार्ज होता है F03, एन नंबर ऑफ चार्जेस है, मीन सारे फोर्सेस को हम एड अप कर दें तो हम स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं। यही सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है। ये क्या है बेटा, सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैंने बताया आपको सुपरपोजिशन में हम चीजों को क्या कर रहे होते हैं, एड अप कर रहे होते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 11 में पढ़ के, आप 12th में भी पढ़ेंगे वेव्स में जाकर के, तो वहां पर भी हम चीजों को क्या कर रहे होंगे बच्चे, एड अप कर रहे होंगे। अब हम इन सारी वैल्यूज निकालते हैं कल के टॉपिक को रिवाइंड करते हुए। हम F01 लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा हम, F01 फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज 1। F01 लेते हैं, F01 फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, देखो F01 के साथ जो हमें R लिखना है, R, वो हम क्या लिखेंगे, R1 नॉट। क्या लिखने वाले हैं बेटा, R1 नॉट। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, R1 नॉट। F01 की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, 1 से नॉट की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, R1 नॉट। F02, इसके साथ हम क्या लिखेंगे बेटा, R2 नॉट। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या आने वाला है बेटा, R2 नॉट आने वाला है। लगाते हैं इनकी वैल्यूज को। F01 हमारा क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला हमारा था K, Q1 मीन्स Q नॉट है, Q2 Q1 है, अपॉन उनके बीच का सेपरेशन, वो यहां क्या दे रखा है, R1 नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, R1 नॉट, R1 नॉट। और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो इस पे हम मैग्नीट्यूड सिर्फ स्क्वायर कर दिया, हमने वेक्टर नहीं लगाया तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, स्क्वायर कर दिया। उसकी डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं, F01 की हम डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, कहां से कहां जा रहा है, 1 से नॉट की तरफ। तो यूनिट वेक्टर हम क्या लिखेंगे, R1 नॉट। यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चे हम, R1 नॉट। ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया F01 फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1। आगे बढ़ते हैं, F02 सिमिलरली हमको निकालना है कि Q1 की जगह Q नॉट रखा, Q2 की जगह हमने Q1 रखा, अपॉन R2 नॉट। क्या लिखने वाले हैं बेटा हम, R2 नॉट का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर हम क्या लगा देंगे, R2 नॉट, हमने उसकी डायरेक्शन याद कर दी, R2 नॉट, यूनिट वेक्टर R2 नॉट। और सेपरेशन हमारा कितना है, R2 नॉट है। सिमिलरली वेरियस चार्जेस हैं, सबको हम एड अप करेंगे। F0n हम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें बच्चे हम, F0n, उसकी जगह हम क्या लिखें, K। Q1 हमारा Q नॉट होगा, Q2 हमारा Qn होगा, Qn, जो भी n नंबर ऑफ चार्ज है Qn होगा, अपॉन उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखेंगे, Rn नॉट। क्या लिखेंगे बेटा, Rn नॉट, उसका स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर हम क्या लिखने वाले हैं, Rn नॉट कैप लगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, हमने सारे फोर्सेस को एल्जेब्रिक सम कर लिया, सबका हमने एल्जेब्रिक सम कर लिया। इसमें कुछ हमें कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन कुछ नजर आ रहा है सारे टर्म्स में। एक तो कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था, कल मैंने बताया था K इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ K लिख रहा हूं। ये K कांस्टेंट है, सब में कॉमन आ रहा है। दूसरी एक और चीज है, Q नॉट सब में कॉमन आ रहा है। तो हम इन दो चीजों को कॉमन ले लेते हैं। हम क्या कॉमन ले लेते हैं बच्चे, हम K और Q नॉट, ये दो टर्म हम कॉमन ले लेते हैं, K Q नॉट। आगे यहां पर क्या बच रहा है, Q1 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर। क्या बचा यहां पर, यूनिट वेक्टर R1, प्लस यहां पे क्या बचा सॉरी ये Q2 था, यहां पे Q2 Q2
अपॉन आर टू नॉट का स्क्वायर, यहां पे क्या बच रहा है बेटा, आर टू नॉट यूनिट वेक्टर, प्लस डॉट 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 अप टू क्यू एन आर एन नॉट का स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा बेटा, आर एन नॉट पर यूनिट वेक्टर। क्या इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई? हमने यहां पर बॉक्स क्लोज कर दिया। ये हमारा मेन एक्सप्रेशन बन रहा है। क्या हम इसको साइन ऑफ समेशन के साथ लिख सकते हैं? इन सारी इंफॉर्मेशन को साइन ऑफ समेशन के साथ लिख सकते हैं। ये क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। क्या आ रहा है बेटा, नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। और यही तो हमारा मोटिव था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तब वो किसी एक टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगाएंगे, यही तो मोटिव है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। हम इसको फाइनल एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं बेटा, फाइनल एक्सप्रेशन इसका एफ नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जो नेट फोर्स आएगा, कॉमन क्या आ रहा है, के या क्यू नॉट, के की जगह हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन टर्म्स को देखो हम साइन ऑफ समेशन लगाते हैं, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है बेटा, देखो 1 है, 2 है, अप टू एन तक। आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के एन तक। तो आई स्टैंड फॉर 1 से लेकर के एन तक, आई स्टैंड फॉर 1 टू एन। यहां पर क्या आ रहा है, Q1 है, Q2, Qn, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बच्चे, Qi आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बेटा, Qi आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, Ri नॉट, R1 नॉट था, R2 नॉट था, Rn नॉट था, Ri नॉट, और इस पर क्या है बच्चे, स्क्वायर है। इस पर क्या है, स्क्वायर है। Ri नॉट पर क्या है, स्क्वायर है। Ri नॉट पर स्क्वायर है, Ri नॉट पर स्क्वायर है। और यहां पर यूनिट वेक्टर भी मैंने मेंशन किए हुए। यूनिट वेक्टर यहां पर क्या है, R1 नॉट है, R2 नॉट है, Rn नॉट है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, Ri नॉट, और हम क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर लगा देंगे, Ri नॉट पर यूनिट वेक्टर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। अगर आपको डेरिवेशन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पूछता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पूछता है, आपका डेरिवेशन ये हो गया। यहाँ पे आपका फाइनल फॉर्मूला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये बन गया। आप इसको एक बार और शॉर्ट में देख सकते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं, हम कई सारे चार्जेस लेते हैं, एक प्लेन में चार्जेस लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में चार्जेस लेते हैं, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, बहुत सारे चार्जेस बैठे हुए हैं एक्स वाई प्लेन में बैठे हुए हैं। उनके पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली Q1 का R1 है, Q2 का R2 है, Q3 का R3, अप टू Qn का पोजीशन वेक्टर Rn होगा। हमने एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं, उसी प्लेन में Q नॉट है, और उसका पोजीशन वेक्टर R नॉट है। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, R नॉट है। हम उस टेस्ट चार्ज पर वेरियस चार्ज की वजह से जो टोटल सम फोर्स लगने वाला है, हम उसका सम निकालने वाले हैं। वेरियस चार्जेस की वजह से Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn की वजह से Q नॉट जो हम टेस्ट चार्ज इसमें लेकर के आए थे, उस पर नेट फोर्स कितना होगा, वो हम नेट फोर्स निकालने वाले हैं। हम क्या करते हैं, नेट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब हम सबको ऐड करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर सम करने वाले हैं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम सबका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। Q1 जो Q नॉट पर फोर्स लगा रहा है, F नॉट 1, Q2 जो Q नॉट पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, अप टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, सबका हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर सम करने वाले हैं। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कूलाम्स लॉ पढ़ा था, प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। हमने F नॉट 1, F नॉट 2, F नॉट n, इन सारी वैल्यूज को हमने समझा था। हमने वही कूलाम्स लॉ लगा करके ये वैल्यूज रख ली है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर के टर्म में हमने ये सारी वैल्यूज रख ली है। हमने कुछ टर्म कॉमन लिए हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट है, K कॉमन है, Q नॉट कॉमन है, और यहाँ पर हमने ये सारे टर्म रखे हुए हैं। फाइनल हम फॉर्मूला बना रहे हैं साइन ऑफ समेशन के साथ। जो चीज यहाँ पर 1 2 3 है, उसको हम I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक आ रहे हैं, तो QI अपॉन RI नॉट का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर हम क्या लिख रहे हैं बेटा, RI नॉट। ठीक है ना। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप इसको देख सकते हैं। हम अगला टॉपिक, इसमें छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहां तक बात हमारी कूलाम्स लॉ की चल रही थी, कूलाम्स लॉ का ही एक पार्ट था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। कल मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स में परमिटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। परमिटिविटी बेसिकली एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। और मीडियम चेंज होने से परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होती है। और दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, परमिटिविटी पर डिपेंड करती है।
आज हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी समझने वाले हैं और उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। हाँ बेटा, तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। असल में हम किसी भी परमिटिविटी को रिलेट कर रहे हैं, मीडियम की परमिटिविटी को हम रिलेट कर रहे हैं एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ। ऐसी रिलेशन आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आप रिलेटिव डेंसिटी पढ़ के आए हैं। रिलेटिव डेंसिटी, वहाँ पर हम मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ रिलेट करते हैं। आप 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ के आए हैं, वहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से रिलेट करते हैं, तो हमें कांस्टेंट मिलता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। ऐसी रिलेटिव डेंसिटी भी हर मीडियम की होती थी। वैसे ही हम एक मीडियम की परमिटिविटी को एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, और फिर उसे हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। असल में से हम कैसे, इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी जानते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इन चीजों का रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Relative electrical permittivity of a medium is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जगह हम और क्या लिख सकते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो इसको एक और सेंस में हम समझते हैं, इसको हम कई बार बताने वाले हैं। अभी तो हम परमिटिविटी के टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी हम फोर्स के टर्म में भी बनाने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी, कैपेसिटेंस के टर्म में भी। कई तरीके से हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे अलग अलग समय पर, ठीक है ना। तो हम ऐसा मानते हैं, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। हम ऐसा सपोज करते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो अभी एक मीडियम में रखे हुए हैं, अभी एक मीडियम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स क्या एक्ट करेगा? हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट चार्जेस हमारे पास क्या है बेटा? Q1 और Q2, और एक मीडियम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स क्या लगने वाला है? फोर्स इन मीडियम। बेटा वो फोर्स क्या हो जाएगा? K, Q1 Q2। अच्छा K हमने लिखा है क्योंकि मीडियम है, तो मीडियम की परमिटिविटी लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन m। क्या लगाने वाले हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r²। जब वो मीडियम में है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ये है। अगर वही चार्जेस वैक्यूम या फ्री स्पेस में होते तो फिर उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है बेटा वो क्या होता? 1/, तो परमिटिविटी की हम वैल्यू क्या लगाते? एप्सिलॉन नॉट लगाते, जो कि वैक्यूम या फ्री स्पेस की है, Q1 Q2 अपॉन r। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस दो चार्जेस हैं, अभी वो वैक्यूम या एयर में है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ये हो गया। उन्हीं चार्जेस को सेम सेपरेशन पर हमने कहां रख दिया? एक मीडियम में रख दिया, तो अब उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो गई, यहां परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट थी, यहां परमिटिविटी उस मीडियम की हो गई। इनको जरा हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर हम इनको डिवाइड कर दें ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड, हाँ बेटा, तो हम इनको डिवाइड कर रहे हैं ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड। F0 अपॉन FM, F0 अपॉन FM मीन्स फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स मीडियम। हमने इसका RHS लिख लिया न्यूमरेटर में, इसका RHS हम लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में। देखो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन टर्म है, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन m। यहाँ पर हमारा ये 1/4 पाई भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा? 1/एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m ऊपर पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा बेटा? एप्सिलॉन m ऊपर पहुंचेगा, और एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये फ्रैक्शन के डिवीजन आते होंगे। एप्सिलॉन m ऊपर पहुंच रहा है, एप्सिलॉन नॉट नीचे पहुंच रहा है। जरा देखो अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, वो भी तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। यहाँ पर भी तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और ये किसके बराबर आ रहा है? F0 अपॉन FM के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है बेटा? F0 अपॉन FM के बराबर आ रहा है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो क्या मैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स ये नहीं लिख सकता हूं एफ नॉट अपॉन एफ एम? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को किसके टर्म में बेटा? एफ नॉट अपॉन एफ एम लिख सकता हूं, क्योंकि यही वैल्यू किसके बराबर है? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर था? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बराबर था। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? एफ नॉट अपॉन एफ एम ये भी किसके बराबर हो गया? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बराबर हो गया। तो मैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन बेटा बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? या हम बोले उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हमारा क्या हो गया बेटा? एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ नॉट अपॉन एफ एम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का एक और डेफिनेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। किसके टर्म में बेटा? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के टर्म में। तो ये क्या बन जाएगा? डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मैं वर्ड इंटरेक्शन यूज कर रहा हूं, इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन, ऊपर क्या आ रहा है बेटा? वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charges in given medium। in given medium। क्या ये बात आपको समझ में आई? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, एक और डेफिनेशन मैंने बना दी फोर्स के टर्म में, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। हमने दो चार्जेस लिए हैं, सेम सेपरेशन पर है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एफ नॉट टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। वही चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस पर हमने कहां रख दिया? मीडियम में रख दिया। तो जो भी फोर्स आएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस, सेम चार्जेस इन मीडियम। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यही किसके बराबर थे बेटा? अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने किसके बराबर लिखा था? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारे टर्म बराबर हो गए। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यही किसके बराबर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। इसको अगर मैं परमिटिविटी के टर्म में एक्सप्लेन करता हूं तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसी चीज को मैं फोर्स के टर्म में एक्सप्रेस करता हूं तो रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन द गिवन मीडियम। ये सारी वैल्यूज क्या बराबर नहीं आ रही हैं आपकी? बात क्लियर हो गई बेटा? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी और इन टर्म्स ऑफ फोर्स। दो तरीके से अभी हमने सीख लिया। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी बताएंगे, एक बार हम कैपेसिटेंस के टर्म में भी बताएंगे। तो यहां पर हमारा टॉपिक रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी खत्म होता है। अब सवाल है सर इसका यूज हम कहां करेंगे? सर इसका यूज हम कहां करेंगे? तो आपको क्वेश्चंस में किसी भी मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी बेटा? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पता होगी, या फिर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन दे रखा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन दे रखा होगा। तो उस मीडियम की आप परमिटिविटी निकाल सकते हैं। किस रिलेशन से निकाल पाएंगे बेटा? जैसे मान लो आपको मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी गिवन है, तो आप उस मीडियम की परमिटिविटी को निकाल पाएंगे। एप्सिलॉन एम इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, कल मैंने इसके बारे में बताया था, आपको याद होना चाहिए। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपको दे रखी होगी, आप क्या निकाल लेंगे? इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाल। क्या ये बात आपकी क्लियर हो गई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज हम खत्म करेंगे और सिंपल तरीके से इसका यूज हम कई जगह करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन इसकी जरूरत बहुत है, खास करके गॉसिस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत यूज है। इन फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे। तो असल में बेटा बात यह है, अभी तक हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जाना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है मींस चार्ज प्रेजेंट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो चार्ज अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में नहीं है, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा? वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकली जब हम चार्ज के साथ वर्क करते हैं तो चार्ज कौन सा होता है? वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
क्वांटाइज्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बच्चे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज कितने पॉसिबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? अच्छा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का अमाउंट बहुत ज्यादा है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूट, पहली कैरेक्टरिस्टिक चार्ज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्लस्टर्स नहीं बनाए हुए, वो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा भी है वो एक जैसा है, क्लस्टर नहीं, ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, इस तरीके से नहीं है, वो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से। पहला, यदि हम चार्ज को लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा? अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग, वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन या फिर एक कर्व लाइन, जैसी भी स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो या फिर एक कर्व लाइन हो, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो? एक लाइन के अलोंग चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा हम? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड? एक लाइन के अलोंग हो। दूसरा पॉसिबल तरीका है कि चार्ज को हम एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा? एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चार्ज एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक प्लेन सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस का नेचर कैसा भी हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, जैसा भी हो, एक सरफेस पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे हम? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरी पॉसिबल कंडीशन, चार्ज को हम एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करें बेटा? एक वॉल्यूम में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में। वो क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, या फिर कोई इरेगुलर सॉलिड बॉडी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलने वाले हैं बेटा हम? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो? एक वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, तो चार्ज हमारा क्या हो गया? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? चार्ज को हम तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहला लीनियर, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम। उनके नाम बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है। लीनियर है, लाइन के अलोंग, सरफेस है, सरफेस के अलोंग, वॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूम के अलोंग। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं, लीनियर के बारे में, सरफेस के बारे में और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहला आ रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बच्चे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा हमने बताया, व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो? एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लाइन कैसी हो? वेदर इट इज अ कर्व लाइन, कर्व हो या फिर स्ट्रेट हो, नो मैटर, जैसी लाइन हो, लाइन होनी चाहिए। एक लाइन के अलोंग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ये है कि ये है, दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सवाल ये आता है, किसी लाइन पर कम चार्ज है, किसी पर ज्यादा चार्ज है, और दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। सेम लाइन लेंथ की दो लाइंस हैं, एक पर चार्ज कम है, एक पर चार्ज ज्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा क्या हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सप्रेस कैसे करें? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सप्रेस कैसे करें? तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसके टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसके टर्म में बच्चे? लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म। बात क्लियर हो गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? हम लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हम मानते हैं कि इस लाइन पर
क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चे? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। और इस लाइन की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? एल लेंथ है, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसकी क्या हो गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट है वो उसका क्या हो गया बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। सो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? चार्ज अपॉन लेंथ। अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर यूनिट लेंथ, ये हमारा क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। क्या ये बात आपको बच्चे क्लियर हो गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का फॉर्मूला क्या बना? क्यू अपॉन एल। इस फॉर्मूले को देखते हुए हम इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, लेंथ है कूलाम पर मीटर, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1 कूलाम पर मीटर इनवर्स, m पे -1। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बेटा? A1T1। और लेंथ है, लेंथ इनवर्स में आ रहा है तो m0 l पे पावर -1 a पे 1 t पे पावर 1। ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्म। क्या ये बात क्लियर हो गई? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहां पर समझ लिया। इसको किसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म। इनके यूज होंगे, इन डिस्ट्रीब्यूशंस के यूज होंगे। एक तो न्यूमेरिकल्स में आपको यूज आएगा, साथ ही साथ हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे हम गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, तो गॉस थ्योरम में एप्लीकेशन जब गॉस लॉ के हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, वहां पर इनके यूज होंगे और भी डेरिवेशंस में यूज होने वाले। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसलिए इनको ध्यान से समझना है। इतना क्लियर हुआ? दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे? दूसरा पॉसिबल तरीका है। लीनियर कैसा था? 1 डायमेंशन था। 2D आता है। अगला क्या आता है बेटा? 2 डायमेंशन। अगर हम चार्ज को एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चे? एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करें। मीन जब चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलोंग अ सरफेस, ओवर अ सरफेस, एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेदर सरफेस का नेचर कैसा भी होना चाहिए बेटा, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, छोटी सरफेस हो, बड़ी, जो भी हो, सरफेस पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलने वाले हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिर से वही सवाल, दो सरफेसेस हैं, सेम उनका एरिया है, एक पर कम चार्ज है, एक पर ज्यादा चार्ज है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन एक पर कम है, एक पर ज्यादा है, तो फिर हम उनमें डिफरेंसेस कैसे पैदा करें? इसके लिए हम टर्म पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसके टर्म में बेटा हम इसको एक्सप्रेस करेंगे? इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है, सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसकी भी डेफिनेशन कुछ वैसे ही बनेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी सरफेस की हमें अगर निकालनी है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर यूनिट सरफेस एरिया, प्रेजेंट ओवर यूनिट सरफेस एरिया। जब जब हम वर्ड यूनिट की बात करते हैं मतलब 1 सरफेस एरिया है, यूनिट इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट है वो सरफेस की क्या हो गई? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पर ये चार्ज हमारा क्यू अमाउंट में चार्ज है, और ये जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, ये एरिया में क्या मानता हूं बेटा? ए मानता हूं। क्या मानता हूं? ए मानता हूं। तो इस सरफेस की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर सरफेस एरिया, क्यू अपॉन ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना बच्चे? क्यू अपॉन बी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ऐसे ही इसकी यूनिट बनेगी। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? पावर -2 हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी कुछ वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया। कूलम का 80 है और मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो l पे पावर -2, m0 l पे पावर -2, a पे पावर 1, t पे पावर 1। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल हमारा निकल के आ गया चार्ज अपॉन एरिया। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चे आपको? तीसरे तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने 2 डायमेंशनल कर लिया, सरफेस 1 डायमेंशनल कर लिया, लीनियर। एक और तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सकता है, अगर हम चार्ज को एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं,
एक 3 डायमेंशनल स्पेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मींस एक वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यूब लें, क्यूबॉइड लें, सॉलिड स्फीयर लें, या फिर कोई भी एक इरेगुलर बॉडी ले लें, एक वॉल्यूम होना चाहिए उसका, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल बॉडी होनी चाहिए। उसमें अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलने वाले हैं बच्चे हम? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबके नाम से क्लियर हो रहा है, लीनियर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था अलोंग अ लाइन, सरफेस में हो रहा था अलोंग अ सरफेस, वॉल्यूम में कैसा हो रहा है? एक वॉल्यूम में। उनके नाम से क्लियर हो रहा है कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है उस सरफेस का या फिर लाइन का या जो भी है उसका नेचर क्या है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको भी एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? हम इसको रो से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास एक वॉल्यूम है, हमने एक क्यूब बनाया हुआ है ये, और इस क्यूब में जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, और इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कितना है बेटा? वी वॉल्यूम है, ठीक है ना। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, वी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसी से इसकी यूनिट बनने वाली है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -3 कूलम पर मीटर क्यूब। ऐसे इसकी डायमेंशन भी बन जाएगी। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? आपने तीनों तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, इनके फॉर्मूलाज का यूज हम गॉस लॉ में करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ के जब हम एप्लीकेशन समझेंगे वहां पर हम इनका यूज करेंगे, और आगे भी इन फॉर्मूलाज का यूज, इन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम कई सारे डेरिवेशंस में करने वाले। बात क्लियर हो गई बच्चे? तो आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हुआ। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में बताने वाले हैं बच्चे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट अगला हमारा चलेगा। यहां तक की बातें आपको खत्म हो गई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पीछे वाले वीडियोस को रिवाइंड करके देख सकते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका, आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है। यहां तक की बात, आप हमारा सफर यहां पर ये खत्म होता है।